हेलो एवरीवन। आ जाओ, हम लोग सीपीओ में किस तरह से क्वेश्चन पेपर करना चाहिए हमें, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने फ्राइडे को जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं, है ना। क्लोज टेस्ट अराउंड 25 मार्क्स का आता है। पैसेज 30 मार्क्स के आते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हो। इसमें 6 पैसेज होंगे 5-5 के, या तो फिर 3 पैसेज कर देगा, कुछ भी करके वो 30 मार्क्स का पैसेज देगा ही। मैंने एक पैसेज आपको करके दिखाया था और मैंने कहा था पहले आप पैसेज मत करना, पहले आप की वर्ड देखो, उसमें से जो की है, मतलब क्वेश्चन में से वो वर्ड पकड़ो जिसका आंसर हमें ढूंढना है ना। चलिए, आज मदर्स डे है, आज सबको, आप सभी को शुभकामनाएं। और आज केडी लाइव में 55% डिस्काउंट है, देख लो सब चीज पे, जितने भी कुछ खरीदोगे आप सब पर डिस्काउंट होगा। आपका जो कोड होगा आज का MAA है, ठीक है। चलिए आ जाओ हम लोग। अच्छा, मेरा एक 16 मई को बैच आ रहा है ऑफलाइन, जो लोग आ सकते हो दिल्ली, मोस्ट वेलकम। आइए 16 मई को हमारे साथ पढ़िए। 7-8 महीने के अंदर आपको फर्स्ट क्लास तैयारी करा के भिजवा देंगे और सारा पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, यानी कोई भी एग्जाम देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग ये जो टेस्ट पेपर अपना कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, ठीक है। हम लोग देखो, याद करो, हम लोग यहां तक कर चुके थे 30th तक, है ना बेटा। एक इंग्लिश का बैच है A to Z, याद रखना। इसमें आपको इंग्लिश स्पेशल, कंपल्सरी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ये तीनों तरह के इंग्लिश को एक साथ मिला के हमने 4999 में कर दिया है। जबकि ये दोनों का कोर्स का अगर देखोगे, कंपल्सरी इंग्लिश अपने ही 4000 का है और जो बाकी इंग्लिश हम स्पेशल लेते हैं वो 3500 का है, तो 7500 हो गए। लेकिन ये 5000 में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अब आ जाओ जरा देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम सिर्फ इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले एक बार सरसरी तौर पे देख ले कि किसकी बात की जा रही है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अपने ग्रैंड मदर अपने बारे में कोई पास्ट की कोई कहानी बता रहा है, कुछ बता रहा है, फ्रेंड्स थे। उसके बाद माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो भगवान के जो श्लोक वगैरह होते हैं वो पढ़ती थी। और बस ऐसे ही सरसरी तौर पे हम समझ गए कि अपनी माँ के बारे में, इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अच्छा, बाद में जो भी है पता नहीं क्या है, ये एक माँ और एक पोते की कहानी है, एक दादी माँ और पोते की कहानी है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस में, देखो जरा ध्यान से। ग्रैंडमदर sang द मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस टोन। अब ये पूछना है हमें, क्या है? पूजा अभय, सेम टू यू बेटा, जाके अपनी माँ के साथ आज अच्छा से मदर्स डे मनाओ। लेकिन हम लोग जानते बेटा, हम लोग जो भी मदर्स डे मना ले, हम लोग ने अपनी माँ को इतना तबाह कर रखा है ना कि वो बस एक बार मुस्कुरा देगी फिर अपना काम पर लग जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल हम लोग से तबाह हो चुकी है। चलो, आज तो मैं सुबह से अपनी माँ से मिली भी नहीं हूँ। आज पूरा, असल में क्या है ना, थोड़ा सा जुकाम में जो दवा दे दिया जाता है ना, मुझे डॉक्टर ने ऐसा दवा दिया है कि मैं दिन भर सो रही हूँ। आज पूरी दिन सोई हूं मैं, कल रात से सो रही हूँ। और मैं कई बार कहती हूँ कि मुझे ऐसा दवा मत देना जिससे मुझे नींद आए, लेकिन मेरे स्टाफ वगैरह जो कहते नहीं दे दो इनको, क्योंकि सोती नहीं रात को 3-3, 4-4 बजे तक। तो मुझे ऐसा दवा दे दिया, कल रात से सो रही हूँ, फिर सुबह क्लास लिया, फिर सोया, फिर अभी क्लास लूंगी, फिर लगता है फिर जाकर सो जाऊंगी। चलिए बेटा, प्री प्लस मेन सबके लिए सफिशिएंट होता है। अक्षय, मेरी आदत ही है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो पूरा कंप्लीट ऐसा पढ़ाती हूँ कि आपको फिर कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। अब है ग्रैंडमदर sang द मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस टोन। क्यों? एक ही टोन में, मोनोटोनस टोन में गाती थी वो। अब मैं वो मोनोटोनस टोन खोजूंगी, मोनोटोनस टोन ये रहा। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। हो गया, सीख गए। यानी बहुत ज्यादा लय और सुर ताल के साथ नहीं गाती थी, बल्कि एक ही टोन में गाती थी। क्यों? ताकि वो उसे सुने
और सुन के वो सीख जाए तभी तो, नहीं तो क्या होगा ना, बहुत ज्यादा सुर ताल में गाएगी तो बच्चा उसी में उलझा रहेगा। यानी आंसर हो गया हर ग्रैंडसन वुड लर्न इट टू। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो। पहले आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज में जाओ, पहले पैसेज नहीं। Why did grandmother carry stale chapatis with her? दादी माँ बासी चपाती क्यों अपने साथ लेके जाती थी? अब स्टेल चपातीस के बारे में कहीं जिक्र होगा, देखना पड़ेगा। स्टेल चपातीस पहले तो मैं देख लू यहाँ पे कहीं पर चपाती का जिक्र है। यस, देखो स्टेल चपातीस। नजर मेरी तेज है यार। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Okay, कुत्तों के लिए लेके जाती थी। ठीक है, to feed the stray dogs. देखो आसान तरीका। पुलकित आप, हाँ कल से शुरू हो जाएगा बेटा, तो जो नेक्स्ट बैच है 9th वाला वो कल से शुरू हो जाएगा। देखो आंसर आराम से आ रहा है ना। चलो अब आओ नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज द ग्रैंडमदर? सेल्फ सेंटर्ड? बिल्कुल नहीं, कुत्तों को खिलाती थी भाई। रिलीजियस? भाई मेरे से बिल्कुल बाई चांस एक लाइन मैंने पढ़ लिया था, रीड स्क्रिप्चर्स, है ना। स्क्रिप्चर मतलब मंत्र वगैरह ही होता है। इलिटरेट पढ़ी हुई थी भाई, तभी तो वो रीड करती थी स्क्रिप्चर्स। एंड मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं थी। एनीवे, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो पहले हम रिलीजियस यहां मार्क करने से पहले वापस चलते हैं और देखो ना, इन अ कोरस माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। देखो टेम्पल में वो बैठ के स्क्रिप्चर्स रीड करती थी, है ना। देखो हो गया आसान। चलो नेक्स्ट। व्हाट डज द नरेटर रेफर टू एज द टर्निंग पॉइंट? नरेटर किसको अपना टर्निंग पॉइंट बोलता है? देखिए तो टर्निंग पॉइंट चौथा क्वेश्चन में आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखो जैसे जैसे आप आंसर्स में आगे बढ़ोगे ना यार, है ना। नेहा सेम, थैंक यू सो मच, नॉट सेम टू यू, थैंक यू सो मच। वॉल्यूम 1 की वीडियो बेटा हाइड तो हो ही जाती है शिवानी कुछ दिनों के बाद। चलो अब आओ, टर्निंग पॉइंट दिख गया मुझे। टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। कौन था? व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया। कहां पे? सिटी में। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये हमारे फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। सॉरी, टर्निंग पॉइंट आ गया। देखो टर्निंग पॉइंट कब? ही एंड हिज ग्रैंडमदर शिफ्टिंग टू द सिटी, जब उसके पेरेंट्स वहां कंफर्टेबली सेटल डाउन कर गए, है ना। प्रिया, ये आपके 12th के इंग्लिश में चैप्टर था, देख लो पैसेज आ गया इस पर, है ना। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, है ना। देखो सीपीयू में आ गया। वाई डिड द ग्रैंड मदर accompany हर ग्रैंडसन टू स्कूल एवरी डे? स्कूल साथ में क्यों जाती थी बच्चे के? जरा देखे तो स्कूल यहां पर तो था कि साथ में बैठ के पढ़ती थी वो स्क्रिप्चर्स। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Okay, school temple के बगल में था, right? The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Okay, क्योंकि स्कूल और टेम्पल पास पास थे, है ना। स्कूल और टेम्पल पास पास थे।
देखो, स्कूल और टेम्पल पास पास थे। टू रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल वाइल ही स्टडीड। देखो, A to Z में कराना है राहुल, आप मेल कर दो बेटा online@kdcampus.org में मेल कर दो, आपको एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक में पेमेंट 1500 और एक्स्ट्रा कर देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। टू रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल वाइल ही स्टडीड, समझ में आया? यानी कि जिस समय बच्चा अंदर बैठ के जो बाहर वैरेंडा में बैठ के वो पढ़ रहा होता था, तो उसकी ग्रैंडमदर अंदर बैठ के वो मंत्र वगैरह पढ़ रही होती थी। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? मतलब मैंने आपको अभी तक दो चीजें सिखाई है, और वो है क्लोज टेस्ट और पैसेजेस। क्लोज टेस्ट में मैंने कहा आपको समझ के वो कैप फिट करना पड़ेगा वहां पे, या जो भी दिया है ऑप्शन में उसको समझ के, ताकि वो जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होके निकले। लेकिन जहां तक पैसेजेस का सवाल है, पैसेजेस में आपको दो तरीके से करना सिखाया जाता है। स्कूल में बोलते हैं पहले पैसेज रीड करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाओ, क्योंकि वहां पे वो क्या चाहते हैं, वहां पे वो चाहते हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो। लेकिन अब क्या करना है आपको, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, की को दिमाग में रखना है। अच्छा क्या है यहाँ पे, तो चपातीस, कहाँ पे चपातीस है देखो तो पहले, ठीक है। फिर टर्निंग पॉइंट कहां पर देखो तो ऐसे करके जब हम क्वेश्चन से वापस आंसर में जाते हैं ना, तो मेरा टाइम बहुत बचता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पैसेज भी करोगे, और ये हमारा है क्या चीज पे, आप एक सरसरी तौर पे देखो और बताओ तो किस चीज पर ये पैसेज है। सरसरी तौर पे देख के बताओ किस चीज पर पैसेज है ये। हम्म, समझ में आ गया ना? यस। पूजा, क्लास करने के लिए बेटा, क्लास करने के लिए आपको एक बैच तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे थोड़ी आती रहती हूँ। हम लोग यूट्यूब में, ठीक है, हमारा चैनल में यूट्यूब में हमारे टीचर्स बहुत आते हैं। बैच नंबर 19, महक आपको तो बैच खत्म हो रहा है बेटा, आज फिनिश्ड है आपका बैच, है ना। 19 नंबर बैच वालों का बैच खत्म हो गया। आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, और महक सबसे बड़ी बात है ना, कि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, है ना। तो बस आप लोग का बैच बहुत अच्छे से खत्म हो गया, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन वाली बात है। अब अपने से अच्छे से तैयारी करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कभी कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना। चलो नेक्स्ट आओ, ये हमने आपको कहा था सिर्फ एक बार कि भाई है क्या, देखो ना, द मेथड ऑफ एम्बार्मिंग और ट्रीटिंग द डेड बॉडी दैट द एंशिएंट इजिप्शियन यूज्ड इज कॉल्ड ममीफिकेशन। यानी कि डेड बॉडीज का मम्मी बनाने वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना। डेड बॉडीज का मम्मी बनाने की बात हो रही है। इजिप्शियन क्या करते थे, कैसे मम्मी बनाया जाता था, ये थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया कि क्या क्या मीनिंग है इस पैराग्राफ का। मतलब देखो ना, फिर एम्बामर्स जो होते थे वो रिमूव करते थे मॉइस्चर बॉडी से, है ना, फिर उसको रैप करते थे। मम्मी पिक्चर देखे थे ना, द मम्मीज रिटर्न वगैरह आया था, उसमें बिल्कुल ऐसे से लपेटा रहता था ना बॉडी, कपड़े से, जैसे लगता पट्टी से लपेटा होता था, नहीं तो वही सब कुछ कुछ दिया हुआ है। अब आगे पहले हम क्वेश्चन में चलते हैं, सीधा क्वेश्चन। What was the initial step in the process of mummification? सबसे पहला स्टेप क्या होता था ममीफिकेशन का, यानी ममीज बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता था? Using special process, the Egyptian removed all moisture from the body and decay करने से बचाने के लिए special priest worked on embalmers. Various stages होते थे। The first step, इनिशियल स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप, मैं बस यही ढूंढ रही थी कि भाई ठीक है, हमको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहला स्टेप क्या होता था? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस वाज द रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द एनाटॉमी। नहीं,
mighty decay rapidly, that might decay rapidly. All internal parts, बेटा हमारे अंदर के जो पार्ट्स है वो बहुत नाजुक पार्ट होते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो वही डिके करेंगे, इसीलिए देखो सबसे पहले इंटरनल पार्ट्स रिमूव करने की बात हो रही है। आंसर हो गया, बताओ कौन सा? ऑफ कोर्स 3 हो गया आंसर इसका, देखो ठीक है ना बेटा। मेरा सीपीओ एसआई का बैच है और एसएससी सीजीएल का बैच। याद रखना जितने भी एग्जाम्स है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, सारे सेम पैटर्न पर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बरीड विद द ममीज? भाई ममीज के साथ बरीड क्या नहीं होते थे, तो मैं समझ गई कौन नहीं होते थे। अब आप बताना, इसका आंसर पीछे नहीं दिखाऊंगी मैं, पहले आपसे पूछूंगी, बताना ममीज के साथ बरीड कौन नहीं होते थे, जरा बताना जल्दी से, सोच के बताओ। मम्मीज के साथ सोनी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा खुद सोचो ना, जो एम्बामर्स होंगे वही बरीड नहीं होंगे ना। आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फोन करवा दूंगी। अब आप खुद सोचो, जो बाम लगा रहे हैं उसके ऊपर और उसको मम्मीज बना रहे हैं, उनको भी थोड़ी तुम अंदर घुसेड़ दोगे साथ में? हाँ, थैंक यू सो मच महक। देखो एम्बामर्स को साथ में गाड़ा नहीं जाता था, ठीक है? अब खुद सोचो ना बेटा, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर से मैं दिखा देती हूं। The embalmers next removed all moisture from the body, यानी जो उसमें बाम लगा के उसको मम्मी बना रहा है बेटा, उसको नहीं ना गाड़ोगे। अब मान लो मैं मम्मीज बना रही हूं, मुझे भी साथ में गाड़ दोगे क्या? नहीं ना, ठीक है? तो ये आंसर एम्बामर्स ऐसे ही था, मैंने आपसे पूछ लिया इसीलिए कि मैं देखना चाह रही थी कि समझ में आ रहा है आपको। बाकी सब चीज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बना रहा है उसी को थोड़ी गाड़ दोगे। नेक्स्ट, hooked instrument were inserted through the nostrils to extract the, बेटा हुक ऐसे रहता है ना, ऐसे करके रहता है ना, कोई हुक रहता है तो, हाँ, तो ये जो हुक है, ये हुक को अंदर डाल के क्या निकाला जाता था? नाक से। देखो तो हुक्ड इंस्ट्रूमेंट, देखो तो हुक्ड इंस्ट्रूमेंट से क्या निकाला जाता होगा? देखिए, हाँ कहीं पर हुक्ड इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है? यस, खोजने से मिल जाता है। स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट्स अप थ्रू द नोस्ट्रिल इन ऑर्डर टू पुल आउट बिट्स ऑफ ब्रेन टिश्यू, ऐसे करके नाक के अंदर डाल के ऊपर, है ना, ऊपर से खरोच के ब्रेन निकाल लिया जाता है। मंटू, सीजीएल का मॉक बेटा जितना डिस्कस किया है सब उसी के अंदर है, ठीक है? आपको 75 टेस्ट पेपर दिया हुआ है, आप खोल के तो देखो, ठीक है? देखो हो गया, यानी कि हुक्ड इंस्ट्रूमेंट जो डाले जाते थे वो ब्रेन को निकालने के लिए डाले जाते थे। देखो हो गया, आंसर आ गया ब्रेन। एक साथ जब आप पढ़ लोगे ना बेटा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि सारे पार्ट्स का जिक्र होगा, है ना? और अब क्या करना है, सारे पार्ट्स का जिक्र नहीं करना है, अब हमको सिर्फ एक एक करके क्वेश्चन देखना है, तो हमको जल्दी आंसर मिलेगा। Why was the knowledge of anatomy important for the priest? एनाटॉमी का नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट था प्रीस्ट के लिए? अब एनाटॉमी का नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट था प्रीस्ट के लिए? देखे तो एनाटॉमी वर्ड मुझे दिख गया यहां पे। The mummification process took 70 days. Special priest worked on embalmers, worked as embalmers. देखो embalmers वही होते थे जो priest होते थे, तो उन्हीं को थोड़ी गाड़ देंगे साथ में, है ना? Treating and wrapping the body beyond knowing the correct rituals and prayers to be performed at various stages, the priest also needed a detailed knowledge of human anatomy.
द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस वॉज द रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स दैट माइट डिके, यानी 70 दिन लगते थे ममिफिकेशन में। तो 70 दिन में तो लाश बिल्कुल सड़ जाती। तो इसीलिए सबसे पहले एनाटॉमी का नॉलेज बहुत जरूरी था कि भाई सबसे पहले बॉडी का वो अंग निकाल के हटाओ जो जल्दी सड़ेगा, है ना। इसीलिए एनाटॉमी का नॉलेज नहीं होगा तो फिर तो सड़ा उड़ा के बिल्कुल बीमारी फैला के रख देते ये लोग, है ना। देखो एनाटॉमी का नॉलेज इसलिए जरूरी था टू रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यस, जीटीबी नगर में पढ़ते हो तो कभी मिलने तो आ जाया करो तुम लोग। बैंक की क्लास का प्रिपरेशन कैसे करें हंस, आज बहुत अच्छा बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलता है हमारे यहाँ पे, आप आओ क्लास करके तो देखो। टू रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स निकालने के लिए जरूरी होता था। ममिफिकेशन वॉज डन टू क्या करने के लिए, ऑफ कोर्स प्रिजर्व डेड बॉडीज करने के लिए ममिफिकेशन होता था। अब इसमें भी कोई बात है क्या कि इसमें क्यों किया जाता था, भाई कॉज ऑफ डेथ पढ़ने के लिए थोड़ी किया जाता था, उसको प्रिजर्व करके सालों साल रखने के लिए किया जाता था। इसलिए आंसर इज 4 हो गया कंप्लीट। सुनो ध्यान से, मैंने आपको 2 चीजें बता दी। पहला बता दिया आपको क्लोज टेस्ट कैसे करें, अब बता दिया पैसेज कैसे करें। क्लोज टेस्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पैसेज में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती आपको पैसेज में सिर्फ क्वेश्चन देखो और वापस आंसर में आओ। हाँ, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, ताकि आपको सरसरी तौर पे देख के समझ में आए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। बेटा जैसे मैंने बताया है वैसे आंसर करोगे आप, लेकिन अभी फिलहाल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका एग्जाम 1 साल बाद हो, 7 महीने 8 महीने बाद हो, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप पहले पूरा पैसेज पढ़ना, है ना, ताकि पता तो चले कि हाँ लिखा क्या है। आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। आप धीरे धीरे पाओगे कि पहले शुरू में आपकी रीडिंग का जो स्पीड होगा थोड़ा स्लो होगा, फिर धीरे धीरे रीडिंग का स्पीड बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तो मेरा स्पोकन का बैच भी आ रहा है, याद रखना 16 मई को शाम को 4 बजे आएगा। इसकी टाइमिंग इग्नोर करिए, शाम को 4 बजे आएगा, ठीक है। अब ये पैराग्राफ पैसेज आप खुद कर लेना। मैं अब आपको कुछ और दिखाना चाहती हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो सबके साथ 5-5 क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा जिन लोगों को टाइम नहीं है, कम समय में चाहिए और बिल्कुल प्राइस भी इसका कम होना चाहिए, वो ये ले लेना। इसमें 60 वीडियोस मिलेंगे आपको। अभी फिलहाल मुझे लगता है अराउंड 55 तक लोड हो चुका है, इसमें 60 वीडियोस मिलेंगे। अब आओ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह जो है वो हम बाद में करेंगे बेटा। मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रही, मैं दिखाना चाह रही हूं कि किस तरह से आपको देखो, ये देखो PQRS याद है आता था पहले, अब PQRS नहीं आके इस बार देखो कैसा क्वेश्चन दिया है। कहा है कि A और F और स्टैटिक, यानी कि ये 1 और लास्ट का जो 6 नहीं होता था स्टैटिक होता था। अब फिर देता था आपको PQRS। बहुत सारे बच्चे कहते थे मैम PQRS सिखा दो, बेटा PQRS नहीं दिया, देखो अब ABCDEF दिया है ना। इसमें A और F स्टैटिक है, बाकी को आपको फिट करना है। आंसर बताओ क्या होगा इसका, जल्दी, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी बस। जल्दी से जल्दी से बताना, क्योंकि आपको पहले शुरुआत आपको करनी है।
बताओ। बी पक्का? मैं जान रही हूं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह का क्वेश्चन देखकर। सबसे पहले हेडिंग देखो, बोला क्या है? बोला है ए और एफ आर स्टैटिक, यानी वही बेटा याद करो 1 और 6 नंबर सेंटेंस पहले जब जैसा आता था। अब फिर जो बीच वाले हैं उसको फिट करना है, आपको वही 4 ही सेंटेंस फिट करना है, आपको 6 को फिट नहीं करना है। देखो ए और एफ स्टैटिक है, बीच वाला को आपको फिट करना है। यानी पहले ए रीड करोगे तब ना मैं देखूंगी भाई कि ए के बाद सी बी डी ई कौन आएगा, और यहीं पर मैं समझ जाऊंगी कि कौन आएगा। डॉक्टर सडाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where he had played as a little boy। ये जो सडाओ होकी हाउस है ना, वो जापानीज कोस्ट में बना था, जो कि जहां पर वो एज अ लिटिल बॉय खेलता था। ठीक है, हो गया। हिज फादर हैड टेकन हिम टू द आइलैंड्स, लेकिन कोस्ट स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट की बात कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एज ए बॉय सडाओ हैड क्लाइंब्ड द पाइन्स, ये कौन से पाइन्स की बात कर रहा है नहीं पता चल रहा है। उसके बाद देखें द स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स। ओके, मुझे तो सही लग रहा है ये वाला सेंटेंस सेकंड में हाउस की बात कर रहा है, तो हाउस जो है वो बना था अपॉन रॉक्स अबव अ बीच, बीच के ऊपर एक जो रॉक था उस पर बना हुआ था। द स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स अबव अ बीच आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। वाह बहुत अच्छा, मेरे पास पाइन्स का जिक्र आ गया यहां पे कि स्टोन हाउस कैसे बना हुआ था, रॉक्स में अबव अ बीच, जहां पे चारों तरफ पाइन्स के पेड़ थे। देखो एज ए बॉय सडाओ हैड क्लाइंब्ड द पाइन्स, देखो पाइन्स पे ये क्लाइंब करता था। यानी एक तो मैं इस हाउस से समझ गई कि भाई ये हाउस की बात हो रहा है, फिर यहीं पर इस पाइन से हम इस पाइन से समझ गए कि हम लोग, एक मिनट बेटा, हम इस पाइन से समझ गए कि हमारी बात हो रही है इस पाइन्स के बारे में। यानी ई के बाद डी, पहले तो ए के बाद ई के बाद डी, मुझे तो ये ऑप्शन लग रहा है, लेकिन और देखना चाहते हो तो देख लो। फिर सी है हिज फादर हैड टेकन हिम टू द आइलैंड ऑफ दो सीज एंड थॉट हिम थिंग्स दैट ही हैड नेवर फॉरगॉटन। यहां पे आइलैंड में ले गए थे इसके फादर, उन्होंने ऐसी कुछ सिखाई थी जो कभी भूलेगा नहीं है। हिज फादर हैड सेड, उसके फादर ने कहा था दोस आइलैंड्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। यानी ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ऐसा सीढ़ी है जहां से जापान फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जरा देखो एफ में वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हो गया। फिर सडाओ ने कहा था अच्छा स्टेपिंग स्टोन है तो यहां से हम स्टेप करके कहां जाएंगे, अगर ये आयरन स्टेपिंग स्टोन है तो यहां से हम स्टेप करके कहां जाएंगे। देखो बी के बाद एकदम एफ फिट हो रहा है, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन की बात हो रही है, तो स्टेपिंग स्टोन है तो यहां से फिर हम चढ़ के कहां जाएंगे, वही पूछा था। आंसर डी है, सॉरी हाँ 4 है। देखो अमित कल से शुरू हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? अगेन इस तरह का ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं जरा। चलो जंबल सेंटेंसेस, ये देखो ये तो आसान है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पहले की तरह ही क्वेश्चन है। देखो तो 60 नंबर क्वेश्चंस बेटा, एसएससी थोड़ा बहुत ही इधर उधर करती है, पीओ की तरह ये बहुत ज्यादा नहीं करेगी।
जल्दी बताओ आंसर। हम्म, मेरे से तो बन जाएगा, जल्दी बताओ। ए सुनील, पढ़ाई करने आए हो कोई बदमाशी करने? हाँ, आरती यादव कैसी हो, क्या चल रहा है? पढ़ाई करो फटाफट, जल्दी से। अब सुनो, महक वेरी गुड, सुनो। इट देन केम, सबसे पहला पॉइंट सेंटेंस अरेंजमेंट का याद रखना। प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, यानी ए से मेरी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। फाइनली, फाइनली जैसा शब्द कहता है कि सबसे आखिरी बात हो रही है फाइनली, इसीलिए यहां से भी शुरुआत नहीं हो सकती, बी से भी शुरुआत खत्म। द पीपल ऑन द मेन रोड रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, जो लोग थे सड़क पे वो इधर उधर भागे डर से। क्यों डरे भाई? द वाइल्ड एलिफेंट, अच्छा ये पहुंचा इसलिए डरे होंगे, यानी सी से भी शुरुआत नहीं होगा। पहले मेरा डी के बारे में कुछ बताएंगे, पहले थोड़ी कहेंगे डर गए। क्यों डर गए? द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग डाउन फेंस लाइक मैचस्टिक्स, पहले हमारे टाउन के बाहरी इलाके में पहुंच गए और जो वहां पर बाड़े लगे हुए थे उनको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया, यानी शुरुआत होगा डी से। उसके बाद क्या होगा? इट देन केम टू द मेन रोड, ओके, वाइल्ड एलिफेंट फिर मेरे मेन रोड पे पहुंच गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स एंड पॉट्स एंड क्लोथ्स, लो सारे स्टॉल्स को सत्यानाश कर दिया, यानी शुरुआत डी से होगा। फाइनली द एलिफेंट, फाइनली तो सबसे आखिरी में आएगा, देखो सबसे आखिरी में है ना, इसलिए आंसर हो गया इसका 1। बताओ, क्लियर? देखिए आंसर सही है हमारा, बिल्कुल सही है। आज आप फिर से एक और सेंटेंस का देख लें, मतलब सेंटेंस में एक तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसमें सारा मिक्स करके देता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे देगा, सारा मिक्स करके देगा। लो अब एक और मैं सेंटेंस अरेंजमेंट करा दूं, 68 नंबर करो तो फटाफट। चलो हो गया, देखो फटाफट। आज मैं इसके बाद सीधा आपको कुछ वोकैबुलरी कराऊंगी बेटा, ईडियम्स कराऊंगी, क्योंकि आपको याद रखना सीपीयू वगैरह में ईडियम्स वगैरह बहुत मायने रखता है। ऑप्शन 3 पक्का महक? देखो स्टूडेंट जो पढ़ चुकी है वो जल्दी जवाब दे रही है और आप लोग सब पीछे हो, क्यों भाई? एयरफोर्स, एनडीए, क्या हो गया? 4 पक्का? जुबिलेंट, चलो। द फ्लूट सेलर stands in a corner of the square near the hotel. From time to time he stands. बेटा ही का मतलब हो गया कौन? फ्लूट सेलर मतलब बांसुरी वाला, इसका मतलब है प्रोनाउन से तो शुरू होगा नहीं, प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता। इन हिज हैंड, किसके हैंड में भाई? किसके हैंड में? पता ही नहीं है, पहले इस शुरुआत में सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी सी से और बी से शुरुआत नहीं हो सकता है ना, यानी शुरुआत तो ए से ही होगा। द फ्रूट सेलर स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, ओके, ए से शुरुआत हो गया। अब ए के बाद सी के, ए के बाद बी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस अ ट्यून। इन हिज हैंड इज अ पोल, बेटा पहले तो पोल का जिक्र करोगे फिर बताओगे ना वो पोल को क्या करता है, कभी वहां ग्राउंड पर लगाता है फिर फ्लूट निकालता है। उसके हाथ में एक पोल है,
पहले हम बताएंगे उसके हाथ में पोल है, फिर वो पोल को क्या करता है, यानी वो जो बांस का पोल है उसके पास, उसको क्या करता हो तो बाद की बात होगी ना। यानी ए के बाद सी होगा, आंसर हमारा 3 है। समझ में आ गया? इसी तरह से करते हैं। याद रखना 2-3 चीज है। सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं होगा, प्रोनाउन से नहीं होगा, डी से नहीं होता, प्रोनाउन से नहीं होगा। उसके बाद ही स्टैंड्स, नहीं पता कौन है ही। फिर मैंने कहा इन हिज हैंड, भाई इन हिज हैंड किसके हाथ में, नाउन का पता ही नहीं है, आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो, कौन है ये नहीं पता, तो सी से भी नहीं होगा शुरुआत। आप इस तरह से कर करके आप रिजेक्ट कर सकते हो, हाँ कौन आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो आंसर आ गया, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन सारे। पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है वो मैंने आपका करा दिया। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा टेस्ट पेपर है और ये पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर हम लोग किसी एक दिन करेंगे बैठ के पूरी अच्छी तरह से। और इसमें देखो ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हर तरह के क्वेश्चन आपका रहेगा। याद रखना ये जो बैच है ये सीपीयू का कॉम्बो बैच के साथ है, और इसमें आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश में कराऊंगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ है। और इंग्लिश में जो कराऊंगी आपको पूरा कंप्लीट 250 मार्क्स का पूरा इंग्लिश रहेगा आपका, इसलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो हर तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने बैचेस में, इसलिए उसका टेंशन मत लो। क्लियर? चलिए अब मैं आती हूं आपको, आज याद रखना आज मदर्स डे है, इसीलिए आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ वोकैबुलरी करा रही थी मैं, तो मैं आज चाह रही हूं कि मैं पहले आपको किस तरह का ये क्लास के बाद मैं तुरंत शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है ना, किस तरह का इडियम्स आता है वो मैं बता दूं आपको। बेटा ये बैच बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अपना इंग्लिश स्पेशल, कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश A to Z पूरा ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये बैच ले लो 9 मई को, यानी कल शुरू हो रहा है जो, उसके साथ आप चाहो तो सीपीयू के साथ ऐड करवा लो अपना। अब आओ नेक्स्ट, सुनो, इडियम्स एंड फ्रेजेस इतना बढ़िया तरीके से आप याद कर सकते हो। चलो देखो ध्यान से सुनना। इन्स एंड आउट, सौरभ आप मुझे बेटा व्हाट्सएप करो 8860333003। ठीक है, आप लोग सब मेरे बच्चे हो, चाहे आप किसी भी सेंटर में हो, कितने भी दूर हो, आप मेरे बच्चे हो, आपने मेरे नाम से एडमिशन लिया, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप मुझे सीधा मेरा नंबर लिख लो 8860333003। आप कहीं भी हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसीलिए आप मुझे सीधा अपने बैच के बाकी स्टूडेंट्स को भी सौरभ मेरा नंबर बांट देना 8860333003। आप सिर्फ अपना बैच नंबर, सेंटर जो बैच कोड है और सेंटर नेम लिख देना और मुझे बता देना क्या इश्यू है ना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अंकित थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग जानते हो आप लोग को ऐसा किताब क्यों लिख के मैंने दिया है, क्योंकि मैं भी गिरिडीह से हूं और मैं भी दिल्ली नहीं आ पाई थी, तो मुझे लगा चलो मैं एटलीस्ट, वो बच्चे नहीं आ सकते मेरे तक तो मैं तो पहुंच जाऊं वहां तक, इसीलिए बहुत आसान भाषा में आप लोग किताब लिख के दिया है मैंने। उस समय ये सब फैसिलिटी नहीं था ना ऑनलाइन पढ़ाने का, है ना, अब है ना, उस समय कहां था। चल आजा। इन्स एंड आउट्स, कोई भी चीज बेटा अंदर बाहर से सब कुछ से जानते हो तो क्या कहोगे, आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ इंग्लिश, अगर मैं कहूं तो। और जो तुम लोग अपनी मम्मी को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो ना बेटा, शी नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ अ चिल्ड्रन, इसीलिए मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अंदर बाहर तुम्हें हर तरीके से वो जानती है, ठीक है ना, अंदर भी वो रखी है, बाहर भी वही निकाली है, इसीलिए शी नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू टीच हर। इन्स एंड आउट्स का मतलब हुआ
फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल, अंदर बाहर सब तरह से, ठीक है। बॉडी एंड सोल, अ टॉपर। मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाती हूँ, समझे। अरे छोड़ दो ना यार, तुम लोग डिलीट क्यों मारते हो कि अभी ऑनलाइन वालों को मूर्ख। बेटा अभी यहीं पर महक देखो, महक वर्मा अभी 19 नंबर बैच का है ये, और 19 नंबर बैच खत्म होके 28 या 29 नंबर बैच शुरू हुआ है। तो आज के जमाने में बताऊं ना मैं आपको एक चीज, कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। जानते हो, आप जब सेटिस्फाइड होके जाते हो ना, तो आप कुछ बात भी नहीं करते हो, किसी को बताते भी नहीं हो। और अगर आप डिससेटिस्फाइड होके जाते हो तो बहुत लोगों को थ्रू सोशल मीडिया बताते हो। तो आज कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। आज का जमाना बहुत फास्ट हो गया, सब कुछ ओपन है सोशल मीडिया में, क्या बना लोगे किसी को मूर्ख। बॉडी एंड सोल, बेटा देखो ये एडवर्ब है, तन से, सोल मतलब आत्मा से। अगर आप कहते हो मैम मैं भी इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, for this you will have to work hard, body and soul, you will have to work body and soul, you will have to work body and soul, यानी तन से और मन से, सब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी वर्क विथ बॉडी एंड सोल मत बोल देना, याद रखना, वर्क बॉडी एंड सोल। लेकिन आप क्या करते हो, यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब रुक रुक के, फिट लगता है फिर स्टार्ट करते हैं। स्कूटर नहीं होता है कि फिट लग गया फिर स्टार्ट किया, यानी कि रुक रुक के, एट इरेगुलर इंटरवल्स। इसका सिनोनिम एक और लिख सकते हो, स्पोरेडिक। ठीक है, इरेगुलर, स्पोरेडिक, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब रुक रुक के। और अगर ऐसी तैयारी करोगे देन यू विल हैव टू लिक द डस्ट। समझ में आया, मतलब तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लिक द डस्ट का मतलब है धूल चाटना, धूल चटाना नहीं, धूल चाटना, यानी हार जाना। फाइन, अगर आपकी तैयारी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होगी तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लिक द डस्ट, यानी कि टू बी डिफीटेड। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है देन यू आर इन द ब्लूज, मतलब डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, मेरा नहीं हुआ, है ना, डिप्रेस्ड। देखो फ्रस्ट्रेटेड, इसका दो एक और सिनोनिम है, इन द डोलड्रम्स। यहीं पर कहीं होना चाहिए नेक्स्ट पेज में शायद, इन द डोलड्रम्स। इसका मतलब होता है अवसाद में। मैंने आपको क्या कहा, देखो मैंने ये कहा, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, ध्यान से सुनना, सब जोड़ दूंगी। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर सब्जेक्ट, all the subjects. You must know the ins and outs of your subjects. You must work body and soul. But what do? You work by fits and starts. And ultimately you have to lick the dust and then you go in the blues. मतलब आपको अपने सब्जेक्ट्स के ins and outs जानने चाहिए। आपको बिल्कुल तन मन से मेहनत करना चाहिए, लेकिन आप रुक रुक के काम पढ़ते हो, कभी पढ़ते हो, कभी कहते हो थोड़ा दिन आराम कर ले, फ्रेंड्स आ गए हैं चलो शॉपिंग पे चले जाए। इससे क्या होता है, आपको हार का सामना करना पड़ता है और फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। बेटा एनॉमली का मतलब तो होता है एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं होना, ठीक है, नॉर्मल नहीं होना। यहाँ नॉर्मल नहीं होने की बात नहीं हो रही यहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है। जो लोग खाली Tier 2 टारगेट कर रहे हैं वो चाहो तो ये ले लो, देखो Tier 2 जो टारगेट कर रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था ना इन डोलड्रम्स, देखो इन डोलड्रम्स और इन द ब्लूज। बेटा बना कहां से, ध्यान से सुनना। अभी जो मैंने आपको इन द ब्लूज बताया और इन डोलड्रम्स, जानते हो ठंडे देशों में जब जाओगे ना, वहां पे इतनी ठंड रहती है कि दिन थोड़ा समय का होता है, ज्यादा समय अंधेरा ही है, नाक के ये छोर हो, उंगलियों के पोर हो, सब ब्लू हो जाते हैं। लोग ठंड से दुबके रहते हैं, कहाँ जाके अपने घरों में, बाहर नहीं निकलते हैं, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स खाने को नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसलिए देखो उनका जो फेस्टिवल है
वो आता है उस समय जिस समय बहुत ठंड हो। तब लोग क्या करते हैं, इतने ठंड के बावजूद भी एक दूसरे से मिलते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। हम लोग सबके जितने भी धर्म है ना, उनके फेस्टिवल्स के पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रीजंस है। कुछ एक फेस्टिवल्स को छोड़ के हटा दो तो, लेकिन साइंटिफिक रीजन मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स के पीछे रहता है। देखो अवसाद से बचने के लिए उनका फेस्टिवल भी उसी समय आता है। अब इन डोल्ड्रम्स ये भी ज्योग्राफिक टर्म से बना हुआ है। आपको पता है जो हमारा अर्थ है उसके इक्वेटर के पास बहुत गर्मी होती है, तो जो हवा है वो ट्रॉपिक्स की तरफ चला जाता है। वहां पे क्या है, वहां पे मोर और लेस एक वैक्यूम की तरह क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हवा सब ऊपर नीचे चली जाती है ना। तो होता क्या है बेटा कि ऐसे कंडीशन में ना, जो वहां पे समुद्र है ना, समुद्र में जो शिप्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड जो हवा चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए मिल ही नहीं पाती है। तो इससे क्या होता है, उनमें एक तरह का डिप्रेशन आने लगता है, यार 4 दिन हो गया एक जगह फंसे तो फंसे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पहले जमाने की बात कर रही हूं मैं। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए हवा ही नहीं मिल पाती थी। तो इन डोल्ड्रम्स का मतलब ही सेम हुआ, है ना, यानी कि डिप्रेशन में। इन द रेड, कभी आप देखना अगर किसी बैंक मैनेजर वगैरह से बात करोगे तो वो लोग क्या करते हैं ना बेटा, सारे बैंक एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आप एक जगह डिफॉल्ट करते हो ईएमआई पेमेंट करने में, तो किसी दूसरे बैंक में भी उसका जो रहता है ना, आपका जो अकाउंट होगा वो या आपका नाम, वो रेड में ब्लिंक करने लगता है। जितना ज्यादा आप डिफॉल्ट करते जाओगे उतना वो रेड में होता चला जाता है। तो इन द रेड का मतलब ये है कि ये जो आदमी है या ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियली बहुत ही बुरी स्थिति में है। ठीक है, क्लियर। देखो इन द रेड का मतलब हो गया इन डेट। बेटा डेप्थ मत बोलना, डेट बोलना। जय चौधरी, उसकी क्लास भी आपको केडी लाइव में मिल जाएगी बेटा, रामवान बैच करके है। ठीक है, वॉल्यूम 1 का बैच। इन द लाइमलाइट, सुनो ध्यान से, जब आप स्टेज में परफॉर्म करते हो तो देखना जो बड़े बड़े थिएटर्स होंगे उसमें देखना ऊपर से ना येलो लाइट उस पर फोकस्ड रहता है। मान लो मेरा डायलॉग है, अभी मैं अभी मुख्य पात्र हूं तो मेरे पे फोकस्ड होगा, जब कोई दूसरा बोलेगा तो फिर उस पर फोकस्ड हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसके तरफ लाइट है, यानी लोग उसी को देख रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां तक बता दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। कोई और किसी वर्ड का कोई सिनोनिम वगैरह? यस, सही कह रहे हो साइनस, श्योर, ये तो सही है। सिनोनिम हुआ टू स्टील द मार्च, किसी से आगे निकल जाना। कोई मार्च करके जा रहा है, आप उसके बगल में से आगे निकल गए, तो यू हैव स्टोलन द मार्च। मतलब जैसे कि देखो ना, नोकिया कितना बढ़िया चल रहा था, लेकिन एंड्रॉइड आया तो इट हैज स्टोलन द मार्च, मतलब गेन एन एडवांटेज ओवर एन ओपोनेंट, है ना। एंड्रॉइड स्टोल द मार्च, स्टील का सेकेंड फॉर्म लगाया मैंने, स्टोल द मार्च का मतलब हुआ कि उसने वो आगे निकल गया। ठीक है, इन द फैमिली वे, बेटा एक वर्ड पढ़ोगे आप, फिगर ऑफ स्पीच जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, उसको कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा बोलो ना, पोलाइट वर्ड यूज करो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज मत करो, पोलाइट वर्ड यूज करो। जैसे शी इज प्रेग्नेंट, थोड़ा सा पब्लिकली बोलने में अच्छा नहीं लगता है, शी इज प्रेग्नेंट, है ना। शी इज इन द फैमिली वे, क्या अच्छा लगा सुन के? थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अब वो परिवार बनाने जा रही है, तो समझ में तो आ ही गया बात बराबर। तो शी इज इन द फैमिली वे का मतलब है प्रेग्नेंट। जय चौधरी, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ, रन इन वंस फैमिली या रन इन वंस ब्लड। कभी कभी मैं देखती हूँ मेरे कुछ जान पहचान के लोग इतना खाते हैं यार, लेकिन स्लिम एंड ट्रिम। मैं उनको देख के पूछती हूँ कई बार कि भाई तुम इतना जो खाते हो जाता कहाँ है ना। तो कहता है मैम मेरे घर में सब लोग ऐसे ही है, पतले दुबले।
तो वो क्या बोलेंगे, मैम दिस रन्स इन माई फैमिली, दिस बॉडी स्ट्रक्चर रन्स इन माई फैमिली। हम लोग मोटे नहीं होते हैं, इसका मतलब हो गया टू बी अ हेरिडिटरी ट्रेट, यानी उनके खून में वो मौजूद है। देखो 10th की क्लास है ना, हाँ हाँ भाई, सारे 10 बजे की क्लास, 10th नहीं बेटा 10 बजे बोलोगे ना, 10 PM की क्लास बोलोगे। आज कहाँ 10 PM की क्लास है कोई, आज तो संडे है। नेक्स्ट आओ, इन कोल्ड ब्लड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लड? बेटा एकदम मर्सीलेसली लिखा हुआ है, क्या रूथलेसली। रूथलेसली का मतलब ये होता है बेरहमी से, जिसको आप लिख सकते हो मर्सीलेसली, ठीक है। रूथलेसली या मर्सीलेसली दोनों सिनोनिम है, यानी एकदम निर्ममता से। एंड विदाउट फीलिंग एनी रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, RUE, मतलब पछतावा, रिपेंटेंस। समझ में आया? बिना रिपेंट किए। हाँ, क्या हुआ अभिषेक? आपका ऑफलाइन बैच अच्छा है या ऑनलाइन? अनुज, पूजा ऑनलाइन अच्छी होती कि मंदिर जाके? बस बता दो, हम तो दोनों में मेहनत करते हैं पूरा जम के, हम अपनी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन ऑफलाइन आप यहां आके मेरे से पढ़ोगे तो आपको एक अलग फील आएगी। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, स्पोकन इंग्लिश का बैच एक आएगा 16 मई को, इसको जरूर देख लेना। अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो अच्छी बात नहीं है। और उसी के साथ एक कंपल्सरी इंग्लिश बैच आएगा जिसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस, इसमें प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट, ये शीट अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसको फिर मैं आपको PDF आपका लोड कर दूंगी KD लाइव पे, टेलीग्राम चैनल है उस पे, ठीक है। CPO के लिए यही बैच ले लो रुद्रांश। सचिन, ऑफलाइन में हम लोग का खर्चा बहुत होता है बेटा, ऑफलाइन में हमारा खर्चा बहुत है। आ जाओ। इन अ जिफी, व्हाट इज इन अ जिफी? पलक झपकते ही, एक सेकेंड में सब खत्म, एवरीथिंग वैनिश्ड इन अ जिफी, मतलब इमीडिएटली, वेरी क्विकली, इन 2 शेक्स। बेटा सारा सिनोनिम लिख दिया है मैंने। इन 2 शेक्स मतलब जैसे थोड़ी देर में, जितने देर में आप 2 बार ऐसे किसी की मेमने की पूंछ खिलते देखोगे उतने देर में, ठीक है, कहते हैं। समझ में आया? इन अ जिफी, इन 2 शेक्स, इमीडिएटली, इन नो टाइम भी कहते हैं। बिल्कुल समय नहीं लगा, इतनी जल्दी हो गया। जॉग समवन्स मेमोरी, मतलब देखते हो कभी कभी आपके कोई रिश्तेदार आता है, कहता है बेटा मुझे पहचाना? हाँ, अरे भैया आप बुढ़े हो चुके हो, और जब आप आए थे पहले तो मैं बहुत बच्चा था। अब 1 साल 2 साल 3 साल की मेमोरी नहीं रहती यहाँ पे, फिर कैसे पहचानू, है ना? तो उनको ऐसे बोल दोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते हो। आप क्या कहते हो? नहीं अंकल नहीं पहचाना। दे जस्ट ट्राई टू जॉग योर मेमोरी, दे ट्राई टू जॉग योर मेमोरी। जॉग वंस मेमोरी का मतलब होता है किसी को याद दिलाने की कोशिश करना, टू कॉज और हेल्प समवन टू रिमेंबर समथिंग, किसी को कोई चीज याद कराने की कोशिश करना, है ना। पीस ऑफ केक, मतलब बस केक है यार, लो उठाओ और खा लो, ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में। मतलब बहुत आसान, लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग इजली डन। Life is not a piece of cake. You will have to work heart and soul. ठीक है, समझ में आ गया? 2 यूज किया यहां पे। One track mind. Remember, passing an exam is not a piece of cake. You will have to keep one track mind. What is one track mind? एकदम ध्यान एक ही ट्रैक पे रखना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ क्या नजर आ रहा था? हाँ, मछली की आंख, है ना? तो वैसे ही 1 ट्रैक माइंड होना चाहिए। बचपन में उसे चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, और जब द्रौपदी चाहिए
तो उसमें मछली की आंख ही नजर आया फिर उसको सिर्फ। इसका मतलब है वन ट्रैक माइंड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज पर नजर, यानी आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपना टारगेट फिट करो and then you will have to keep one track mind, because exams and competitive exams are not piece of cake. A fair weather friend, a fair weather friend का मतलब होता है ऐसा फ्रेंड जो कभी भी आपका साथ छोड़ दे अगर समय खराब हो तो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अच्छे मौसम का फ्रेंड है, यानी a person who is a friend only during good time and he will leave you at the time of difficulty. ये सारा मैं सेव कर रही हूं एंड रिमेंबर, मेरा ये जो बैच है A to Z बैच, ये आप चाहो तो सिर्फ एसएससी के लिए चाहो तो आप बैच नंबर 29 ले लेना जो कल शुरू हो रहा है। अगर उसके साथ स्पोकन और कंपल्सरी इंग्लिश चाहते हो ताकि आपका टियर 3 तक भी तैयारी हो जाए अच्छे से, तब आप ये लोगे कंपल्सरी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पेशल का कॉम्बो ले लोगे। ठीक है, अगर आप अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हो बेटा तो आप स्पोकन इंग्लिश का बैच लो। 16 मई को शुरू हो रहा है, सुनो, ये शाम को 4 बजे शुरू हो रहा है ट्यूसडे को, उसका टाइमिंग क्लियर। इसके साथ ही कंपल्सरी इंग्लिश का एक बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम पैसेज, क्लोज टेस्ट, नहीं सॉरी, ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स जो असिस्टेंट कमांडेंट और यूपीएससी, कंपल्सरी इंग्लिश और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जुडिशियल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एसएससी टियर 3 के लिए भी चाहो तो आप कर सकते हो। एक आज ये शुरू किया है मैंने सीपीओ का कॉम्बो बैच, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें मेरा इंग्लिश है, मैथ्स अजय राणा है, मोहित है रीजनिंग में, और जीएस ऑफलाइन टीम जो हमारे केडी कैंपस का है। और ये ऑफलाइन बैच है जो आ रहा है 16 मई को। अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो दिल्ली आ जाओ। बेस्ट बैच आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छा टीम मिलेगा और आपको कहीं तरह से किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, खाली वो कैब चाहिए आपको, वो कैब बैच मिल जाएगा। ये मैं अभी केडी लाइव में डाल दूंगी और इसके साथ आपको सारा जितना भी तरह का बैचेस है उसके बारे में पूरा कंप्लीट हम आपको डिटेल डाल देंगे, ताकि आपको कुछ भी देखना है देख लो, वहां से टाइम स्लॉट देख लो, सब कुछ देख के अपने हिसाब से आप अपने लिए बैच चुन लो। ठीक है, कल शाम को आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, शाम को 5:30 बजे, और आज रात में 9 बजे हम लोग एसएससी जेई प्लस आपका जो एई का एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरीके से आपको तैयारी हम करवाते हैं केडी कैंपस के अंदर, जो हमारा केडी टेक है उसके अंतर्गत। तो आपको आज रात में 9 बजे हम अपने टीम के साथ आएंगे और आपको अच्छे से डिटेल बता देंगे। तो जितने भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो आप जरूर आइएगा। हॉस्टल फैसिलिटी बेटा हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस दिल्ली आ जाइए। चलो, इंग्लिश बुक बहुत सारा है लेकिन स्पेशली आरबीआई के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।